कानी कुर्सी की देख रहे हैं आप और बात कर रहे हैं हम राज्यसभा चुनाव की। उत्तर प्रदेश में राज्यसभा चुनाव बड़ा इंटरेस्टिंग हो चुका है। बीजेपी अपना 8वां उम्मीदवार जिताने के बिल्कुल करीब है। इस वक्त जो खबरें हमारे पास आ रही हैं, 8 वोटों की दरकार थी, क्रॉस वोट कराने थे और वो क्रॉस वोट हो रहे हैं। अखिलेश यादव भी लगभग स्वीकार कर चुके हैं जब उन्होंने ये कहा कि हमारे विधायकों को ललचाया जा रहा है, ये विधायक जो है कमजोर लोग हैं, किसी के ऊपर कोई केस होगा इसलिए लोग वहां पर चले गए हैं। तो अखिलेश यादव ने भी लगभग स्वीकार कर लिया कि उनका तीसरा उम्मीदवार जीतना मुश्किल है और उनके तीसरे उम्मीदवार आलोक रंजन बताए जा रहे हैं, जो पूर्व में मुख्य सचिव भी थे और काफी करीबी बताए जाते हैं अखिलेश यादव के। तो इनका लग रहा है कि नंबर जो है नहीं लग पा रहा है और संजय सेठ बीजेपी के उम्मीदवार वो जीत सकते हैं। तो बीजेपी एक एक्स्ट्रा सीट राज्यसभा की निकाल पाने में कामयाब होती हुई हमको दिखाई दे रही है उत्तर प्रदेश से। ऐसा ही हिमाचल में मुमकिन है, वहां काम और मुश्किल था, लेकिन वहां पर कैसे नंबर गेम चला है उसके बारे में आपको बताऊंगा। लेकिन पहले यूपी की बात, ये तस्वीर जरा आप देखिए। डिप्टी सीएम ब्रजेश पाठक के साथ ये जितने लोग आपको दिखाई दे रहे हैं भाजपा के नहीं है, ये लोग समाजवादी पार्टी के हैं। वही लोग जिनके नाम हमने आपको बताया, वही सारे नाम है इस वक्त समाजवादी पार्टी के ये विधायक जिन्होंने क्रॉस वोट किया, वो इस वक्त आपको दिखाई दे रहे हैं। और इन लोगों ने बीजेपी के लिए वोट किया है, समाजवादी पार्टी के इन विधायकों ने। तो इनके बारे में आपको मैं बता दूं, इनके नाम बता देता हूं। मनोज पांडे, मुकेश वर्मा, महारानी देवी, पूजा पाल, राकेश पांडे, अभय सिंह, विनोद चतुर्वेदी, राकेश प्रताप सिंह, ये वो विधायक हैं जो आपको दिखाई दे रहे हैं इस वक्त जिन्होंने वोट किया है भारतीय जनता पार्टी के लिए। सपा के विधायक हैं ये लोग। इसमें से एक तो महारानी देवी जो है, महाराजी देवी, ये गायत्री प्रजापति की पत्नी है। गायत्री प्रजापति मंत्री समाजवादी पार्टी की सरकार में थे, इस वक्त जेल में है वो, उनकी पत्नी इस वक्त एक ये है। मनोज पांडे, जैसा भी आपको बता रहे थे हर्षवर्धन त्रिपाठी जी, ये रायबरेली के बड़े मजबूत विधायक हैं और लोकसभा में इस बार रायबरेली में सेंध लगाने के लिए इनका इधर आना एक बहुत बड़ा मैसेज है। राजा भैया के विधायकों ने कैसे वोट किया, उनकी बात तो सामने आ गई थी कि वो बीजेपी के साथ वोट करना चाहते हैं, वो भी हम लोग को भी देखना होगा। लेकिन बीजेपी ने अपना गेम अच्छे से मैनेज कर लिया उत्तर प्रदेश के अंदर। तस्वीर क्या बता रही है हर्षवर्धन जी? नहीं, ये तस्वीर बड़ी स्पष्ट है। कहीं भी अगर आप मजबूत हैं तो आप भाजपा को मजबूत करने के काम में लगिए। ये जो अभी ब्रजेश पाठक के साथ, हालांकि ब्रजेश पाठक जी भी बहुजन समाज पार्टी में थे और उनका भी जो करियर शुरू हुआ था वो हरिशंकर तिवारी के यहाँ से, विनय शंकर तिवारी छात्र संघ चुनाव उस समय से शुरू हुआ था और फिर वो बहुजन समाज पार्टी में आए, वहाँ से बड़े होते हुए सतीश मिश्रा के साथ, और फिर आपको याद होगा कि आगरा में रैली करा रहे थे, चले आए दिल्ली और भारतीय जनता पार्टी में। अब तो खैर वो भारतीय जनता पार्टी के बड़े नेता हैं, उप मुख्यमंत्री हैं। जितने इनके साथ खड़े लोग हैं ये भी अपनी अपनी जगह पर बहुत ताकतवर लोग हैं। इनमें से कोई ऐसा नहीं है जो जिसको कहें कि सिंबल के अलावा उसकी ताकत नहीं। इनके अपने 10,000, 15,000, 20,000 वोट कॉन्स्टिट्यूंसी में हैं। ये वो मजबूत नेता हैं जो आंधी जब चल रही थी, चाहे वो 17 की आंधी हो, चाहे वो 22 की आंधी हो, उसमें भी वो समाजवादी पार्टी की साइकिल को बहुत मजबूती से चलाते रहे। ये बड़ी बात है ये, और शायद इसीलिए ये टारगेट पर भी थे। और अब उनको भी ये लग रहा होगा, क्योंकि अभी जो 2024 का लोकसभा चुनाव, देखिए रायबरेली की 5 में से 4 समाजवादी पार्टी के साथ हैं। अमेठी की जो लोकसभा सीट है उसमें भी यही स्थिति है और जो अयोध्या की सीट है उसके बगल में अंबेडकर नगर की सीट है। रितेश पांडे तो आ ही गए, उनके पिता राकेश पांडे भी आ जा रहे हैं, अभय सिंह गुसाईगंज से विधायक हैं वो चले आ रहे हैं। तो कुल मिलाकर जिसकी जहां ताकत है, जो वोटों को डेंट कर सकता है, वो सब के सब भारतीय जनता पार्टी के खेमे में दिख रहे हैं। अब इसको अगर हम 24 के लिहाज से बात करें तो एक लाइन में इन 3 लोकसभा को तो पूरी तरह से लॉक करने की कोशिश आज राज्यसभा के साथ हो गई है। रायबरेली, अमेठी और अयोध्या। रायबरेली, अमेठी, अयोध्या में जो है इस बार। और ये मनोज पांडे अभी हमारे बीच में चर्चा चल रही थी, अगर ये पूरी तरह आ जाए, क्योंकि अभी तो केवल सचेतक के पद से इस्तीफा दिया है, नहीं तो ये तो वहां का मजबूत आदमी चुनाव भी लड़ सकता है। अपने ट्विटर हैंडल पे लिख रहे हैं जय सिया राम, हो गया मतलब तो जय सिया राम हो गया काम। नहीं, आज देखिए ये भी अच्छा है कि आज जो अयोध्या धाम में प्रभु राम का चित्र है वो जिसने लगाया, कम से कम 3 को तो मैंने भी देखा, मनोज पांडे, राकेश प्रताप सिंह और अभय सिंह, तो जिसने लगाया है वो इधर चले आए हैं। सभी तो बहुत कुछ हो रहा है। देखिए, इसका विस्तार भी शुरू हो गया है। कल झारखंड में जो कांग्रेस की एकमात्र सांसद थी गीता कोड़ा, जो मधु कोड़ा की पत्नी है सीबू से, वो भारतीय जनता पार्टी में कल शामिल हो चुकी है, एकमात्र सांसद झारखंड की। और इसके अलावा भी 22 मार्च को झारखंड की 2 राज्यसभा सीटों का चुनाव होने वाला है। समीर उरांव जो भारतीय जनता पार्टी से सांसद है और धीरज साहू जिनके पास 350 करोड़ रुपया नगद निकला था, कांग्रेस सांसद, उनके सीट पर चुनाव होगा। वहां भी भारतीय जनता पार्टी दोनों उम्मीदवार उतारने वाली है। और खबर यह है कि झारखंड मुक्ति मोर्चा के कुछ विधायक, कांग्रेस के कुछ विधायक भारतीय जनता पार्टी के पक्ष में वोटिंग करेंगे
और मार्च में आप देखेंगे कि झारखंड की दोनों राज्यसभा सीटें इसका मैसेज क्या है? देखिए अभी कल का ये बयान था, कल के अखबार में छपा हुआ था, मतलब परसों स्टेटमेंट दिया होगा अमित शाह जी ने शायद मध्य प्रदेश के अंदर, कि आप लोग कांग्रेस पार्टी के या विपक्ष के जितने लोगों के संपर्क में हैं, अगर वो आ सकते हैं तो बीजेपी में उनको लेकर के आइए। ये गृहमंत्री कह रहे हैं और साथ में फिर ये भी कह रहे हैं उसमें, इससे आप लोगों का जो हक है वो कहीं मारा नहीं जाएगा। मतलब वो अपने कार्यकर्ता से कह रहे हैं कि तुम दूसरी पार्टी के लोगों को शामिल कराओ भाजपा के अंदर। ये मत सोचना कि इससे तुम्हारा जो तुमको जो मौका मिलने वाला था वो कहीं दूसरे को मिल जाएगा, इसकी चिंता तुम मत करो, तुमको हम देंगे जो देना है, लेकिन दूसरे आदमी को लेकर के आओ। और अब ये राज्यसभा के चुनाव में जो आप देख रहे हैं, महाराष्ट्र में भी जो कुछ हुआ, जैसे चौहान जो है वो आ गए थे, अशोक चौहान आ गए थे, यहाँ गीता कोड़ा को शामिल कर लिया, लेकिन तो ये सब एक बड़ा सोचा समझा ऑपरेशन है। नहीं, निश्चित तौर पर, लेकिन दो नामों पर चर्चा करनी चाहिए। एक जो पल्लवी पटेल आते आते रह गई, पल्लवी पटेल ने जो अभी उप मुख्यमंत्री हैं केशव प्रसाद मौर्य, उनको हराया था। वो बहुत नजदीकी मुकाबले में केशव मौर्य हारे थे, लेकिन पल्लवी पटेल ने उनको हरा दिया था। पल्लवी पटेल की पूरी बातचीत भारतीय जनता पार्टी के साथ हो गई थी, लेकिन मुश्किल क्या था कि अनुप्रिया पटेल और उनके पति आशीष पटेल वो अड़ंगा लगा रहे थे। वाला मामला उनको लग रहा था कि ये अगर आ गए तो हमारे लिए मुश्किल होगी, और केशव जी भी उसको लेकर बहुत सहज नहीं थे। जो एक और नाम जिसकी चर्चा जरूर करनी चाहिए, भारतीय जनता पार्टी जिन गायत्री प्रजापति पर लगातार आरोप लगाती थी, वही गायत्री प्रजापति जिनकी अक्सर जो वो चित्र आता है टीवी पर भी आप लोगों ने खूब देखा होगा कि मुलायम सिंह यादव किसी समारोह में सोफे पर बैठे हैं और उनके पांव के पास पांव पकड़ के ऐसे वो गायत्री प्रजापति बैठे हैं। उनके ऊपर खनन घोटाले में बहुत गंभीर आरोप थे, उनके ऊपर जिसको कहते हैं ना कि दुष्कर्म के आरोप थे। उनकी पत्नी है महाराजी प्रजापति जो विधायक है वहां से, अब ताकतवर है, उनका अपना प्रभाव है, इसीलिए वो वहां से जीती है। तो अमेठी रायबरेली को जिस तरह से टैप करने की कोशिश हो रही, और उसमें जो बार बार कहा जाता है कि साम दाम दंड भेद कुछ छूटना नहीं चाहिए, वो होता हुआ दिख रहा है। लेकिन आपको ये जानना जरूर चाहिए कि कौन कौन लोग कहां से आ रहे हैं। 12 के चुनाव में हम लोग अमेठी गए थे, मुझे अभी भी याद है, गायत्री प्रजापति उस वक्त चुनाव लड़ने के लिए खड़े हुए थे। उसके बाद बहुत बड़े आदमी बन गए। उस वक्त वो जो उनकी भाव भंगिमा थी, संजय सिंह वहां आ गए और संजय सिंह ने दूर से देख कर कहा हो गायत्री, बस, और गायत्री जी बिल्कुल हो गए थे लमलेट उसी में। और उसके बाद तो फिर जलवा ही अलग हो गया था गायत्री जी का। खैर अब उनकी पत्नी इधर आ गई है। नहीं, देखिए संजय सिंह तो खैर राजघराने से हैं, तो एक उसकी वजह से भी वहां सम्मान है। लेकिन ऐसे जो नेता होते हैं आमतौर पर वो बहुत आपको जब जिसको मैं बार बार कहता हूं जो अति विनम्र दिखे, इसका मतलब कि विनम्रता उसमें रंच मात्र नहीं है। तो गायत्री प्रजापति जैसे लोग भी उसी तरह के लोग हैं, और उनका जो कहें कि पूरा जो इतिहास रहा है वो बहुत अच्छा नहीं रहा है। अब ये भले भारतीय जनता पार्टी कह के बचना चाहे कि ये तो उनकी पत्नी है, महाराजी प्रजापति से क्या लेना देना, लेकिन वो बनी तो उन्हीं की। इसकी चिंता नहीं कर रही है भाजपा, नहीं क्लियर है, ये सब नहीं चिंता कर रही है। अब वही है कि भाई चुनाव है सामने, चुनाव जीतना है, लड़ना है, आपको 370 चाहिए, तो उसके लिए जो करना है वो करना है। अच्छा, अखिलेश यादव का अभी एक देखिए पोस्ट आया है एक्स पर, वो ये लिख रहे हैं कि सच्चे साथियों की पहचान की परीक्षा थी, कौन कौन दिल से पीडीए के साथ है, कौन पिछड़े दलित अल्पसंख्यकों के खिलाफ है, ये लिख रहे हैं अखिलेश यादव। साथ में उन्होंने तस्वीर भी डाली है, तस्वीर भी हमको देखना चाहिए। तस्वीर शायद अपने ऑफिस की डाल रहे होंगे या अपने घर की तस्वीर डाल रहे होंगे, लेकिन तस्वीर के साथ अखिलेश यादव ने ये ट्वीट किया है कि ये हमारे सच्चे साथियों की जो है वो परख का दिन था एक तरीके से आज। ये देखिए, हाँ, ये इन्होंने अपने सारे दफ्तर की तस्वीर डाली है, घर की है, वहां मिल रहे होंगे लोगों से, और सारे इनके साथी जो हैं इसमें सब दिखाई दे रहे हैं। बहुत सारी महिला कार्यकर्ता हैं, वो भी इसके अंदर दिखाई दे रही हैं। तो अखिलेश यादव ने देखिए मान लिया है कि अब तो यहां पर खेल जो है वो हो गया है। हमारी राज्यसभा की तीसरी सीट दरअसल सच्चे साथियों की पहचान करने की परीक्षा थी, और ये जानने की कि कौन कौन दिल से पीडीए के साथ है और कौन अंतरात्मा से पिछड़े दलित और अल्पसंख्यकों के खिलाफ है। अब सब कुछ साफ है, यही तीसरी सीट की जीत है। तो क्या मतलब, तीसरी सीट छोड़ दी उन्होंने, तो मतलब यही लग रहा है। देखिए, ये तो उनको समझ आ गया। देखिए, जब 8 विधायक आपके जो हैं वो क्रॉस वोट कर जाएं, जब आपको पता है कि जो बीजेपी है उसके पास जो आरएलडी है उसके 9 विधायक हैं, आपको पता है राजा भैया के 2 विधायक हैं, तो उनको पता है कि भाई उनका काम हो गया है। तो जो उनको नंबर चाहिए था बीजेपी को वो सामने नजर आ रहा है, तो उनको ये समझ आ गया कि तीसरा उनका जो कैंडिडेट है वो आलोक रंजन, वो नहीं। ये मुझे विधानसभा में 100 के नीचे आ जाएंगे क्या? देखना, 111 थे ना इनके, 111 थे, 111 थे, 108 थे, 2 जेल में, 100 के नीचे आई गए इरफान और रमाकांत 99 के करीब पहुंच जाएंगे, ये 98-99 पे पहुंच जाएंगे इसके अंदर। मतलब वो भी एक साइकोलॉजिकल है वो भी, लेकिन वो भी हो रहा है इसके साथ साथ। तो अब इसका देखिए सीधा सा मतलब ये है कि बीजेपी ने यूपी में लोकसभा में जो ऑपरेशन 80 है
वो पूरी तरीके से चला दिया है। और ये ऑपरेशन 80 का ही आपको विस्तार दिखाई दे रहा है, जो भी प्रधानमंत्री कह करके गए वाराणसी के अंदर। इस बार 100% सीटें जीतने का मामला है। और आपको इसी बहाने याद दिला दूं, मैं शाम को ओपिनियन पोल जरूर देखिएगा इंडिया टीवी पर। आप शाम 5 बजे से हम आपको यूपी की सारी 80 सीटों का ओपिनियन पोल दिखाने जा रहे हैं। मेहमान हमारे साथ होंगे उसमें। यूपी का ओपिनियन पोल शाम 5 बजे से लगातार इंडिया टीवी पर 80 की 80 लोकसभा सीटें। और इसमें अगर हम जो दिखाई देता है उससे पता चल जाएगा कि मिशन 370 जो नरेंद्र मोदी का है उसकी ओर वो कितने मजबूत कदमों से आगे बढ़ते हुए हमको दिखाई दे रहे हैं। अब मोटे तौर पर लेकिन अगर आप देखिए इस ऑपरेशन के अंदर, तो एक हमने चर्चा रायबरेली की बार बार करी ली है, और दूसरी अगर कोई बहुत मजबूत सीट अगर कोई दिखाई देती है तो फिर वो आपको मैनपुरी की दिखाई देती है, या आप कह सकते हैं आजमगढ़ की सीट दिखाई देती है। यही तीन। फिरोजाबाद भी एक मजबूत सीट है। फिरोजाबाद लेकिन हाँ, फिरोजाबाद के कारण हार गए थे, अदरवाइज फिरोजाबाद एक मजबूत सीट है समाजवादी। आजमगढ़ ऐसी सीट है जिसको लेना मतलब सच में मुश्किल है। अच्छा, रुचि कुमार हमारे साथ जुड़ गई दोबारा एक बार फिर से। रुचि, आपने पूरी लिस्ट बता दी थी कि कौन कौन से विधायक जो हैं वो सपा के टूट गए। अखिलेश यादव कह रहे हैं कि ये तो हमारे साथियों की पहचान का दिन था, अब हमको पता लग गया है कौन कौन पीडीए के खिलाफ है, चलिए यही हमारा तीसरा उम्मीदवार है, यही उसकी जीत है। मतलब हार स्वीकार कर ली उन्होंने अपने तीसरे कैंडिडेट की। देखिए, हार तो समाजवादी पार्टी ने एक तरह से कल रात में ही स्वीकार कर ली थी, और आज सुबह जब 9 बजे वोटिंग शुरू हुई है उसके पहले ही समाजवादी पार्टी को समझ में आ गया था कि उनका तीसरा कैंडिडेट नहीं जीतेगा। करीब 9 बजने में 5 मिनट पर जब शिवपाल यादव जहां पे वोट पड़ रहा है वहां समाजवादी पार्टी का जो ऑफिस है विधानसभा का, वहां से जा रहे थे तिलक हॉल में, तब हमारी उनसे बात हुई थी और उन्होंने कहा था कि बीजेपी खरीद फरोख्त कर रही है, बीजेपी दबाव बना रही है, बीजेपी डरा रही है और डरा धमका के खरीद फरोख्त करके ये चुनाव जीतना चाहती है। तो साफ है कि सुबह ही समाजवादी पार्टी को साफ समझ में आ गया था कि वो अपना तीसरा उम्मीदवार नहीं जिता पाएगी। अब देखिए फर्क क्या है समाजवादी पार्टी और बीजेपी का। अब उत्तर प्रदेश में देखिए 3 उम्मीदवार अखिलेश यादव ने उतारे। ये ठीक है कि जब राज्यसभा चुनाव का ऐलान हुआ था तब आरएलडी अखिलेश यादव के साथ था, उनके 9 वोट अखिलेश यादव के साथ थे। लेकिन जब कैंडिडेट्स का ऐलान हुआ तो आरएलडी एनडीए की तरफ जा चुकी थी। जयंत चौधरी ने साफ कर दिया था कि वो एनडीए के साथ रहेंगे। उसके बाद भी अखिलेश यादव ने अपने 3 उम्मीदवार उतार दिए। अब उनको क्योंकि 3 ही वोट कम था, उनकी उम्मीद ये थी कि राजभर की पार्टी के कुछ विधायक उनके पास आ जाएंगे, आरएलडी के जो कुछ मुस्लिम विधायक हैं उनमें भी टूट वो कर लेंगे और इस तरह से अपना तीसरा कैंडिडेट वो निकाल लेंगे। उनका कैलकुलेशन कुछ 36 वोट का था, क्योंकि एक एमएलए जो है बीजेपी के वो कुछ बीमार है, उनको था कि वो नहीं आएंगे, तो उनका ये कैलकुलेशन था कि 36 वोट से हम एक एक कैंडिडेट जीत जाएंगे। इस तरह से उनके पास पूरे नंबर्स थे, उनका ये कैलकुलेशन था। लेकिन इस कैलकुलेशन पे उन्होंने कोई काम नहीं किया। दूसरी तरफ आप देखिए बीजेपी जो सत्ता में है, जिसकी केंद्र में भी सरकार है, प्रदेश में भी सरकार है, उसने 8वां उम्मीदवार उतारा। तो उस 8वें उम्मीदवार को जिताने के लिए बीजेपी ने अपनी पूरी ताकत लगा दी, पूरी स्ट्रैटेजी उन्होंने इस्तेमाल की। और जो समाजवादी पार्टी के कमजोर कड़ी थे, जो विधायक ऐसे थे जो उनको लगा कि टूट सकते हैं या जो बात कर रहे थे, उनके ऊपर उन्होंने पूरा जोर लगाया और अब करीब करीब साफ हो गया है कि मैं आता हूं। देखिए अभी आपने जैसे बताया कि जो भी कैलकुलेशन अखिलेश यादव का था वो तो गड़बड़ा गया शुरुआत से ही। अब इसमें लेकिन जब ये इधर आ गए अजीत, माफ कीजिएगा, जयंत चौधरी के 9 विधायक हैं, उससे तो बिल्कुल ही जो गेम है ये बिल्कुल पलट गया। 9 विधायक सीधे सीधे इधर आकर के खड़े हो गए। उससे जो मुझे लगता है कि अखिलेश यादव की रही सही आस जो है वो टूट गई होगी। शिवपाल यादव का भी जिक्र कर रही थी रुचि, तो अभी जरा शिवपाल यादव ने क्या बोला है वो भी दिखा देते हैं आपको। तो वही तो मूल लोकतांत्रिक मूल्यों को खत्म कर रहे हैं। क्या जरूरत पड़ गई जब इतना। तीसरा कैंडिडेट आपका नहीं निकल पाएगा। तीसरा तो जो क्रॉस करेंगे उन्हें जनता के बीच में फिर जाना है, तो जनता फिर सबक सिखा देगी। क्या लग रहा है कितने विधायकों को बीजेपी ने तोड़ दिया? अब आप ही लोगों के माध्यम से पता चल रहा है, आपको ज्यादा पता है। हाँ? तो तीसरा जो है वो आलोक रंजन है, जिनकी सीट फंसेगी। अब ये तो वोट डालेंगे, वो तो जो अलॉट होगा पार्टी की तरफ से उसी को हमारे विधायक देंगे। तो क्या लग रहा है कैसे बीजेपी में चले गए? रुचि जी ने पीछा नहीं छोड़ा बिल्कुल। देखिए वो लिफ्ट में चले गए थे, लेकिन रुचि जी ने जो है शिवपाल यादव जी से अपने सवाल जो है उनके जवाब ले ही लिए। तो शिवपाल जी की खासियत ये है कि कोई बुरी खबर इनको भी अगर पार्टी के लिए दी जाए तो वो भी बड़े मुस्कुराते हुए सुनते हैं और उसके जवाब देते हैं। रुचि,
जी हाँ, देखिए शिवपाल यादव की जैसे आपने खासियत बताई, हमने तो वो दौर देखा जब अखिलेश यादव से उनके जिस तरह से रिश्ते हुए थे वो सब जानते हैं। पार्टी से वो निकाल दिए गए थे, अलग पार्टी बनाई थी, तब भी वो हंसते रहते थे। तो आज जब वो हमने बात की तो वो बहुत जल्दी में 9 बजने वाला था और उनको जहाँ पर वोट पड़ना है तिलक हॉल में वहाँ पहुँचना था, तो रास्ते में हमारी उनसे बात हुई। तो जैसा हम बता रहे थे कि समाजवादी पार्टी को ये समझ में आ गया था कि अब उनका तीसरा कैंडिडेट नहीं जीत पाएगा। एक समाजवादी पार्टी के विधायक से बात हुई, जाहिद बेग, उन्होंने कहा कि 5-5 करोड़ रुपए दिए जा रहे हैं, उसको पैसा दिया जा रहा है, लेकिन हमारे पार्टी के विधायक बिकेंगे नहीं। लेकिन अब जो भी वजह हो उनकी पार्टी में टूट की, अब जरा रुचि एक बार हम जरा इस पर बात कर रहे हैं, ब्रेक का भी ये समय हो जाएगा जी रुचि जी, कि नैरेटिव क्या बनने जा रहा है अब इसके बाद? अब आज रात को इलेक्शन अनाउंस हो जाएगा, क्या क्या कहा जाएगा? एक तो ये कि 2 लड़के जो मिले थे, पहले तो मेरे को ये ऑब्जेक्शन है कि आप लड़के कब तक मानते हैं लोगों को? 50 साल के लोगों नहीं को नहीं, लेकिन वही लोग कह रहे हैं राहुल जी, अब क्या करें? अब अगर वो मतलब यही कहते हैं कि दोनों लड़के मिले, चलिए मान लेते हैं 2 बड़े लड़के कह दें कैसे, ठीक है, 2 पार्टियों के बड़े नेता मिले, 2 सीट कुल जमा 3 सीट जुटानी थी, नहीं जुटा पाए। तो नेतृत्व पर सवाल अखिलेश यादव के, राहुल गांधी के नेतृत्व पर सवाल नहीं, क्योंकि वो कुछ था ही नहीं, 2 ही कुल उनके विधायक थे। अखिलेश यादव की पार्टी पर पकड़ ढीली हो रही है क्या पार्टी के भीतर एक, जिसको कहते हैं ना कि थोड़ा सा कुछ हलचल है, लोगों में लग रहा है कि अरे इस तरह से रहा तो हमारी पार्टी खत्म हो जाएगी, अखिलेश यादव क्या उस मजबूत भूमिका में नहीं है क्या? तीसरी जो बड़ी बात, जो गढ़ कहे जाते थे, अब हम 3 का नाम लेके बात कर रहे हैं क्योंकि उन्हीं तीनों से विधायक टूट कर आए हैं, लेकिन क्या ये हमें ऑपरेशन पहले दिख गया राज्यसभा की वजह से? लोकसभा चुनाव आते आते आजमगढ़, मैनपुरी, रामपुर, फिरोजाबाद, बदायूं, इन जगहों पर भी वो ऑपरेशन और ज्यादा तेज होगा, और जो ताकतवर विधायक है अब वो कितनी देर रहेंगे हम नहीं कह सकते, क्योंकि देखिए जो पलटी मारता है ना, जो आपका कैडर नहीं, वो तो कभी भी पलटी मार सकता है। लेकिन भारतीय जनता पार्टी क्या आप उस ऑल आउट मोड में आ गई है कि ये शब्द आपने सही निकाला, ऑल आउट, बिल्कुल ऑल आउट इज द वर्ड। बस देखिए, बीजेपी ने एक जो है ध्येय तय किया है, हमें इतनी सीटें चाहिए, उसके लिए वो सारी कोशिशें कर रही है कि उस ध्येय तक या उस लक्ष्य तक कैसे पहुंचा जाए, ये साफ दिखाई देता है। अब देखिए, जैसे कि समीर जी थोड़ी देर पहले कहते थे, जो राज्यसभा चुनाव होते हैं उसमें क्रॉस वोटिंग हमने पहले भी देखी है, ऐसा नहीं कि पहली बार क्रॉस वोटिंग हो रही है। लेकिन और ये भी नहीं हुआ है कि जब जो पार्टियां बहुत देर तक जो होती हैं सत्ता में रहती हैं तो दूसरी पार्टियों में टूट भी संभव होती है। लेकिन कांग्रेस में जिस तरह की टूट हुई है, इस तरह में बड़े बड़े नेता, नहीं मैं इधर कांग्रेस की, मैं केंद्र के उसमें कह रहा हूं कि जिस तरह से कांग्रेस के बड़े बड़े नेताओं की टूट जो हुई है वो बीजेपी में शामिल होते जा रहे हैं। अब समाजवादी पार्टी में जिस तरह से विधायक शामिल हो रहे हैं, तो साफ दिखाई देता है कि बीजेपी जो है इन चुनावों को बड़े आसान से जीत। चलिए एक ब्रेक ले रहे हैं, आप देखते रहिएगा, लेकिन कहानी कुर्सी की सवाल भी अपने हमको भेजते रहिए, और इसके बाद हम जरा हिमाचल का भी रुख करेंगे, वहां बड़ा खेल हो रहा है। अभिषेक मनु सिंघवी को आप ऐसा समझिए कि एक वक्त में जो कपिल सिब्बल का होता था ना जलवा कांग्रेस पार्टी के अंदर, अब वो अभिषेक मनु सिंघवी का है। सारे बड़े केस कांग्रेस पार्टी की तरफ से लड़ते हैं अभिषेक मनु सिंघवी। दिल्ली इस वक्त देश के टॉप 5 लॉयर्स में अगर आप किसी का नाम लेते हैं तो वो अभिषेक मनु सिंघवी हैं, और उनको राज्यसभा का टिकट दिया था। हिमाचल में बाहरी नहीं उतारा करती कोई पार्टी, इस बार लेकिन बाहरी को उतारा, तो क्या पार्टी में बगावत हो गई सोनिया गांधी की पार्टी में, राहुल गांधी की पार्टी में? उस पर हम लोग बात करेंगे। छोटा सा ब्रेक, देखते रहिए कहानी कुर्सी की।